Subscribe and press the bell icon so you never miss an update from Prep Ladder. Hello and welcome to Prep Ladder. Welcome to our daily quiz discussion. Let's get started and come to our first question. तो जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो जो स्टेटमेंट 1 है, इन 1960 गुजरात बिकेम द 15th स्टेट ऑफ इंडियन यूनियन, एंड स्टेटमेंट 2, इन 1966 हरियाणा बिकेम द 16th स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन. और जो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, और जो स्टेटमेंट 2 है वो गलत है. और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं. अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात और महाराष्ट्र के लोगों को अपनी शुभकामनाएं दी हैं उनके स्टेटहुड डे के ऊपर. एक्चुअली 1960 तक बॉम्बे प्रेसिडेंसी का पार्ट थे गुजरात और महाराष्ट्र दोनों, और 1960 में जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बाइफरकेट कर दिया जाता है तो जो मराठी स्पीकिंग लोग हैं वो महाराष्ट्र का पार्ट बन जाते हैं, और जो गुजराती स्पीकिंग लोग हैं वो गुजरात का पार्ट बन जाते हैं. और बाइफरकेशन के बाद गुजरात इंडिया की 15 स्टेट बन जाता है. और जो सेकंड स्टेटमेंट थी कि जो हरियाणा है वो 16 स्टेट है इंडियन यूनियन की, वो गलत है, क्योंकि इंडियन यूनियन की जो 16 स्टेट है वो नागालैंड है, और वो कब बनती है 1963 में. और 66 में क्या होता है, जब पंजाब को बाइफरकेट कर दिया जाता है उस टाइम हरियाणा 17 स्टेट बन जाती है इंडियन यूनियन की. एंड इंडिपेंडेंस से पहले काफ़ी ज़्यादा प्रिंसली स्टेट्स को इंडिया के साथ मर्ज किया जाता है. तो मर्जर के बाद वहाँ पे काफ़ी डिमांड्स थी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. तो उस डिमांड्स को सॉर्ट आउट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 3 कमीशंस बनाती है, एस के धर कमीशन, जेवीवीपी कमेटी और फैजल अली कमीशन. तो प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन में ये इम्पॉर्टेंट है कि कौन सी कमेटी की क्या कॉम्पोजिशन थी, उसने क्या रिपोर्ट दी, क्या जो वन लैंग्वेज वन स्टेट की डिमांड थी उसको मान लिया गया था. सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज फैक्ट्स फॉर प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ओके, तो अभी हम हमारे सेकंड क्वेश्चन की ओर आते हैं. तो जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू एडिबल ऑयल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. तो जो स्टेटमेंट 1 है, सोयाबीन ऑयल कॉन्स्टिट्यूट्स अराउंड 62% ऑफ टोटल ऑयल एक्सपोर्टेड बाय इंडिया. कि जो सोयाबीन ऑयल है वो 62% है किसका, जो इंडिया टोटल ऑयल को इंपोर्ट करता है. एंड जो सेकंड स्टेटमेंट है, इंडिया इंपोर्ट्स सनफ्लावर ऑयल मेनली फ्रॉम यूक्रेन एंड रशिया. तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी. तो जो स्टेटमेंट 1 है वो इनकरेक्ट है. और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं. अभी रिसेंटली इंडोनेशिया ने पाम ऑयल के एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया है, क्योंकि उनकी लोकल मार्केट में पाम ऑयल के जो प्राइसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं. और जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया पाम ऑयल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है, सबसे बड़ा कंज्यूमर भी है और सबसे बड़ा एक्सपोर्टर भी है. और इस बैन लगाने की वजह से इंटरनेशनल मार्केट में पाम ऑयल का प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं. अभी हम क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. तो जो इंडिया एडिबल ऑयल्स को इंपोर्ट करता है तो जो उसका 62% है वो पाम ऑयल कॉन्स्टिट्यूट करता है, आइदर क्रूड और रिफाइंड. ओके, और जो 22% है रेस्ट का वो है सोयाबीन ऑयल. वो हम कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, अर्जेंटीना और ब्राज़ील से. और जो सनफ्लावर ऑयल है जो कि 15% है वो कहाँ से आता है, यूक्रेन और रशिया से. अभी यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रही है, तो इसकी वजह से जो ग्लोबल प्राइसेस हैं वो ऑयल के काफ़ी बढ़ चुके हैं. इसकी वजह से इंडोनेशिया की मार्केट में भी इसका असर देखने को मिला है. इंडिया सबसे बड़ा इंपोर्टर है एडिबल ऑयल का, तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पे आएगा ही आएगा. ओके, तो जो इंडिया है, इंडिया सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका, ऑयल सीड्स का. और जो ये सेक्टर है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्टर है इंडिया के एग्रीकल्चरल इकोनॉमी के अंडर. और जो एस्टिमेटेड प्रोडक्शन है एज पर सेकंड एडवांस एस्टिमेटेड रिलीज बाय डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, वो कितना बताते हैं, 37.14 मिलियन टन ऑयल सीड्स का. ऑल राइट, तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था. अभी हम हमारे थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं. तो जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आर करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट्स जीएसटी के रिगार्डिंग करेक्ट हैं. तो जो पहली स्टेटमेंट है वो है द 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2016 पेव द वे फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी इन इंडिया. और जो सेकंड स्टेटमेंट है
टोबैको एंड टोबैको प्रोडक्ट आर सब्जेक्टेड टू जीएसटी, मतलब जो टोबैको और जो टोबैको प्रोडक्ट्स हैं वो जीएसटी के अंडर आते हैं। और जो थर्ड स्टेटमेंट है, जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। तो जो स्टेटमेंट थर्ड है वो गलत है। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। तो अभी जो जीएसटी का कलेक्शन है अप्रैल मंथ का, उसने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। कितना कलेक्शन हुआ है? 1,67,540 करोड़। और जो ये मार्च में कलेक्शन हुआ था उससे 25,000 ज्यादा है। तो जब कोविड लॉकडाउन लगा तो जीएसटी कलेक्शन को काफी उसका असर देखने को मिला। बट अभी जो इंडियन इकोनॉमी है बूम कर रही है, तो इसलिए तो जो हमारा जीएसटी का रेवेन्यू है वो काफी बढ़ रहा है। और कितना रेवेन्यू हुआ है इस मंथ गवर्नमेंट को? 1,67,540 करोड़। अभी हम क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो जो जीएसटी है इट वाज फर्स्ट मोटेड बाय देन यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर इन हिज बजट स्पीच 2006 और 2007। तो जो 2006 और 2007 की बजट स्पीच है उसमें जीएसटी को बताया जाता है कि हम ऐसे करके एक टैक्स इंडिया में इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, जो कि एक रेवोल्यूशनरी स्टेप होगा इंडिया की इनडायरेक्ट टैक्सेशन के अंडर। ओके। और जो इंडिया में जीएसटी की इंट्रोडक्शन थी वो एक काफी बड़ा टैक्स रिफॉर्म था। ओके। एंड जीएसटी के इंट्रोडक्शन ने काफी ज्यादा सेंट्रल और जो स्टेट टैक्सेस हैं उनको सबस्यूम कर दिया एक सिंगल टैक्स के अंदर। और जो जीएसटी है, जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है। ओके। जीएसटी ने कास्केडिंग इफेक्ट रिमूव कर दिया। कास्केडिंग इफेक्ट क्या है? टैक्स ऑन टैक्स। तो जो डबल टैक्सेशन थी वो जीएसटी की लगने के बाद वो भी रिमूव हो चुकी है। और जो जीएसटी है वो कब इंट्रोड्यूस होता है? 2016 में आफ्टर 101 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके। और जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट थी कि जो टोबैको और जो टोबैको प्रोडक्ट हैं वो जीएसटी के अंडर आते हैं। जीएसटी रेट फॉर टोबैको प्रोडक्ट इज 28% एक्सेप्ट टोबैको लीव्स। तो जो टोबैको की लीव्स हैं उसके ऊपर 28% टैक्स नहीं है। बाकी जो टोबैको प्रोडक्ट हैं आइदर सिगरेट्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा उनके ऊपर 28% टैक्स है। ऑल राइट। और जो जीएसटी है, जीएसटी इज नॉट अ ओरिजिन बेस्ड टैक्स, इट इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। जीएसटी इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन, यानी कि जहां पे प्रोडक्ट कंज्यूम होगा वहां पे टैक्स लगेगा, ना कि जहां पे प्रोडक्ट का ओरिजिन हो रहा है। तो ये हमारा जीएसटी से रिलेटेड था। अभी हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विद रेफरेंस टू द एशियन एलिफेंट्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो जो स्टेटमेंट 1 है, इंडिया इज होम ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पॉपुलेशन ऑफ एशियन एलिफेंट्स। स्टेटमेंट 2, द इंडियन एलिफेंट इज इंक्लूडेड इन द शेड्यूल 1 ऑफ 1972 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। तो जो स्टेटमेंट 3 है, Project Elephant was launched by the Government of India in the year 1992 as centrally sponsored scheme। तो जो इसका राइट आंसर है वो है डी। तीनों की तीनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी यूनियन मिनिस्ट्री ने एक फील्ड मैनुअल को रिलीज किया है। ये फील्ड मैनुअल क्या करेगा? तो जो ह्यूमन और एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं उनको कम करेगा। और ये जो फील्ड मैनुअल है ये किस किस ने बनाया है? यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया प्लस वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड फॉर नेचर। तो ये तीनों यूनिट्स ने मिलके फील्ड मैनुअल को बनाया है जो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम करेगा। अभी हमारे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट थी वो बिल्कुल करेक्ट थी कि जो इंडिया है वो सब होम है एशियन एलिफेंट्स का। इंडिया में 27,000 एशियन एलिफेंट्स हैं, ये और किसी कंट्री के मुकाबले सबसे ज्यादा है। और इंडिया में एशियन एलिफेंट्स कहाँ कहाँ मिलता है? सेंट्रल और सदर्न वेस्टर्न घाट्स, जैसे ये वेस्टर्न घाट्स हैं तो यहाँ पे मिलता है वेस्टर्न घाट्स में, ईस्टर्न घाट्स में मिलता है, नॉर्दर्न इंडिया एंड सम पार्ट ऑफ सदर्न पेनिसुलर इंडिया। ओके। और जो एशियन एलिफेंट है इट इज इंक्लूडेड इन शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ओके। और जो साइट्स है उसके अपेंडिक्स 1 में आता है। ओके। और इंडिया में 16 स्टेट्स में एलिफेंट मिलता है आउट ऑफ 28 स्टेट्स एंड इट इज शोइंग इंक्रीजिंग ट्रेंड अक्रॉस डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। ओके। तो जो 2017 की एलिफेंट सेंसस है उसमें कर्नाटका में सबसे ज्यादा एलिफेंट्स हैं, फॉलोड बाय असम एंड केरला।
ओके, तो जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है उसको भारत सरकार ने 1992 में लॉन्च करा था और ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं? टू प्रोटेक्ट एलिफेंट्स एंड देयर हैबिटेट एंड देयर कॉरिडोर। तो जो एलिफेंट कॉरिडोर है, एक हैबिटेट से दूसरे हैबिटेट के जाने के बीच में, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। और टू एड्रेस इशू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, तो जो मैन और एनिमल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उसको एड्रेस किया जाएगा। और जो वेलफेयर है कैप्टिव एनिमल्स की, जो जूज में है, जो पार्क्स में है, उनको उनकी वेलफेयर के ऊपर काफी ध्यान दिया जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन से रिलेटेड था। अभी हम हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो जो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है वो है स्लॉथ बियर्स आर प्रोटेक्टेड अंडर, कि जो स्लॉथ बियर है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के किस शेड्यूल में प्रोटेक्टेड है? तो जो इसका राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने क्यों लिया है वो भी हम लोग देख लेते हैं। अभी झारखंड में 2 स्लॉथ बियर्स को रेस्क्यू किया गया है। ओके, और जो स्लॉथ बियर हैं दे आर प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। एंड जो शेड्यूल 1 और शेड्यूल 2 है वो एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन देता है एनिमल्स को जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंडर प्रोटेक्टेड हैं। और जो साइट्स के अंदर इसका स्टेटस है वो है अपेंडिक्स 1 और दे आर वल्नरेबल इन IUCN रेड लिस्ट। ओके, और जो स्लॉथ बियर हैं वो कहाँ कहाँ पे मिलते हैं? इंडिया में, भूटान में, नेपाल में और श्रीलंका में, स्पेशली इन लोलैंड एरियाज। और स्लॉथ बियर की डाइट क्या है? दे प्राइमरीली ईट टर्माइट्स एंड आंट्स। अनलाइक अदर बियर स्पीशीज दे रूटीनली कैरी देयर कब्स ऑन देयर बैक। तो ये जो इनके कब्स हैं उनको अपनी बैक पे रखते हैं और इनकी डाइट क्या है? आंट्स और टर्माइट्स। All right, so this is all about our today's quiz, and for more videos you can download the PrepLadder app. Thank you so much.